हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कहानी हमारी ज़ुबानी में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुसाफिर कैफ़े वेब सीरीज़ को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो सीरीज की शुरुआत होती है मसूरी से, जहां पर कि हम देख पाते हैं कि प्रीति नाम की लड़की को पता चलता है कि मसूरी में प्रीति और चंद्र का एक मुसाफिर नाम का कैफ़े है और यह मुसाफिर कैफ़े पहाड़ों के ऊपर पूरे के पूरे मसूरी में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिस वजह से यहाँ के इंसान जो हैं वह प्रीति और चंद्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रीति और चंद्र जो है वह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन चंद्र जो है वह थोड़ा सा टूटा हुआ इंसान है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने पुराने दर्द को अभी तक नहीं भूला पाया। इसके बाद कहानी जो है वह 8 साल पीछे भोपाल में जाती है, जहाँ हम देखते हैं चंद्र को जो कि अपनी माँ से बात कर रहा था। दरअसल में आज चंद्र से एक लड़की मिलने के लिए आने वाली है, क्योंकि मम्मी ने यहाँ चंद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर रखा है कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आती है सुधा, और सुधा वही लड़की है जिससे आज चंद्र मिलने वाला है। यहाँ सुधा बताती है कि उसने 5 मिनट पहले ही एक लड़के को बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, क्योंकि वह लड़का जो है वो मेरे बिल्कुल भी काबिल नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ रहूंगी। सुधा यहाँ पर चंद्र को बताती है कि वो एक डिवोर्स लॉयर है। घर वाले तो मेरे बारे में सिर्फ इतना बताते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ। सच बताने के बाद ज़्यादातर लड़के जो हैं वह अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्र को, जो कि इसी रेस्टोरेंट में खुद के हाथ की कॉफ़ी बनाता है, उसका मानना यह है कि वह किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी कैफ़े में ज़रूर जाता है, लेकिन कॉफ़ी जो है वह अपने हाथ की ही पीता है। साथ ही सुधा यहाँ पर चंद्र को बताती है कि उसके कुछ सपने हैं, उसका कुछ करियर है जिसे वह पूरा करना चाहती है, और इसी वजह से वह लड़कों को मिलती रहती है और हमेशा उन्हें रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसके प्लान में कोई फिट नहीं बैठ रहा। तो वही यहाँ चंद्र बताता है कि वह एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है। दोनों भोपाल घूमते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है वो पसंद आ रहा था, लेकिन सुधा को किसी और लड़के से भी मिलना था और उसे रिजेक्ट करना था, इसलिए वह यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कहानी जो है वह प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं प्रीति को, जहाँ उससे मिलने के लिए राहिल नाम का एक लड़का आता है। मालूम चलता है कि राहिल जो है वह बुक लिखता है और वह काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और राहिल को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि प्रीति भी अच्छा लिखती है। इसी वजह से राहिल को प्रीति पसंद है, लेकिन प्रीति जो है वह राहिल के साथ कभी भी नहीं जाने वाली, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा बंदा है जिसे वह कभी भी धोखा नहीं देना चाहेगी। वह दोनों मुसाफिर कैफ़े के सिर्फ पार्टनर नहीं थे, वह एक दूसरे का साथ थे, जहां हमेशा उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ देते थे। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां पर कि हम देखते हैं चंद्र को, जो कि एक दूसरी लड़की से मिलने के लिए आया था उसी रेस्टोरेंट में, और वो उन दोनों के एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सुधा आ जाती है। सुधा यहाँ पर आते ही बखेड़ा खड़ा कर देती है। वो उस लड़की से कहती है कि यह लड़का जो है वह एक नंबर का धोखेबाज है। इतना सुनने के बाद वह लड़की जो है वह तुरंत यहाँ से चली जाती है। और अब सुधा यहाँ पर चंद्र से कहती है कि मुझे पता है, क्योंकि तुम उस लड़की को वैसे भी रिजेक्ट करने वाले थे। अब सुधा यहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ पर चंद्र को बताती है कि उसे कौशिक नाम के एक लड़के से मिलना है, जिसके बाद वह शाम को एक दूसरे से मिलेंगे। शाम होते ही वह एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और फिर भोपाल घूमते हैं, और फिर वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर कि खाना खाते हैं। यहाँ पर सुधा जो है वह चंद्र को अपने बारे में कुछ बातें बताती है। सुधा बताती है कि उसके पिता वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील थे, और जब वह 10th क्लास में थे तब उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब मैंने एक सपना देखा था कि रतलाम से मैं भोपाल आई हूँ और मेरा सपना है मुंबई जाने का, जहाँ वह खुद भी लॉ फर्म करना चाहती थी। एक बार मुंबई पहुँचने के बाद उसके सारे सपने जो है वह आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। सुधा कहती है कि उसके बाकी लड़कियों जैसे सपने नहीं हैं, वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। वो अपनी लाइफ, अपना ख्याल खुद रखती है, करियर में कुछ करना चाहती है और उसे शादी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वह तो बस अपनी माँ की बातों को मान रही है और लड़कों से मिल रही है। तभी उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ जो हैं वह अचानक से बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से वह रुक जाते हैं। अब रात को जब चंद्र सो रहा था तभी अचानक से रात को 2 बजे उसके पास सुधा का कॉल आता है। सुधा बताती है कि उसकी रूममेट गार्गी से उसकी लड़ाई हो गई है और अब वो उसका घर छोड़ रही है। इसी वजह से यहाँ चंद्र जो है वह उसे लेने के लिए आ जाता है। सुधा बताती है कि गार्गी से उसकी भयंकर लड़ाई हुई है और शायद वो उसके पास वापस कभी नहीं जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि गार्गी मेरे पास कॉल ज़रूर करेगी, और जब वह कॉल करेगी उसी के बाद वो उसके पास वापस जाएगी। जिसके बाद चंद्र जो है वह सुधा को अपने घर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर लड़की अलाउड नहीं थी। इसके बावजूद उसे वह चोरी से छुपे से अपने घर में एंटर कर लेता है। घर में एंटर होते ही सुधा यहाँ पर चंद्र से कहती है कि मैंने तुम्हें जितना
बोरिंग समझा था तुम उतने बोरिंग नहीं हो। प्रेजेंट के सीन में हम देख पाते हैं प्रीति को और चंद्र को, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रीति सुधा के बारे में भी जानती है। उसे पता है कि चंद्र जो है वह अभी भी उसे भूल नहीं पाया है। चंद्र ने प्रीति के सुधा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन जितना भी बताया है प्रीति के लिए उतना काफ़ी है। और वह कभी भी सुधा को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन प्रीति को बहुत दुख होता है कि चंद्र जो है वह अभी भी सुधा को याद करता है। जिसके बाद प्रीति जो है वह राहिल से मिलती है। राहिल यहाँ पर प्रीति से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अच्छा लिखती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी लिखो और जो भी लिखो उन ब्लॉग को पब्लिश भी करो। यहाँ राहिल की बातों से हमें यह पता चल जाता है कि राहिल जो है वह प्रीति को पसंद करता है और साथ ही वो यहाँ पर प्रीति को बता देता है कि वह जल्द ही कैलिफोर्निया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं पास्ट के सीन में, जहाँ चंदर और सुधा जो है वह अब चंद्र के घर में रहने लगते हैं। चंदर यहाँ सुधा के लिए बहुत अच्छी चाय बनाता है, जो पीकर सुधा को बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही सुधा यहाँ चंदर से कहती है कि गार्गी का लगभग 6 बार कॉल आ चुका है, लेकिन फिलहाल तो वह वापस नहीं जाने वाली, क्या वह आज यहाँ पर रुक सकती है? जिस पर चंद्र कहता है हाँ। और अब थोड़ी देर के बाद ही चंद्र की मेड यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर चंद्र के पास कोई भी बहाना नहीं था कि आखिरकार वो क्या बोले। तो वो बोलता है कि यह मेरे दोस्त की बहन है, लेकिन वो उसे झूठ नहीं बोल पाया। और अब वो मेड से कहता है कि कृपया कर आप इसके बारे में किसी को भी ना बताएं। लेकिन मेड कहती है कि चिंता मत कीजिए सर, मैं इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। चंदर और सुधा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, क्योंकि सुधा जो है वह बहुत सारी बातें करती है और चंदर को सुधा की बातें जो है वह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उनके बीच में नज़दीकियाँ कई बार बढ़ी, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुधा जो है वह कोर्ट जाती है और वहाँ जाकर अपना काम करती है। थोड़ी देर के बाद ही उसके सर उसके पास आते हैं और वह कहते हैं कि तुमने काम जो है वह बहुत अच्छा किया है, इसलिए मुंबई से एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, जहां एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के अंडर तुम्हें काम करना है। यह समझ लो कि यह तुम्हारा प्रमोशन है। वह जाने के बाद तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन सुधा जो है वह पल भर के लिए सोचने लगती है, क्योंकि उसे अब यहाँ पर चंदर पसंद आने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंदर जो है वह 2 दिनों के लिए इंदौर गया था और सुधा जो है वह उसी के घर पर अकेली थी। यहाँ पर उसके काम करने वाले साथी भी सोचते हैं कि किसी लड़की से ज़रूर बात कर रहा है, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता है। और अब सुधा चंदर के घर पर अकेली थी, तभी यहाँ पर एक डायरी को देखती है। उस डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और वहीं पर एक ड्रीम कैफ़े के बारे में पढ़ती है, जिसे चंदर जो है वह खोलना चाहता है। तब सुधा ने इस ड्रीम कैफ़े का नाम मुसाफिर कैफ़े रखा था। तो इस तरह से प्रीति और चंदर का जो मुसाफिर कैफ़े है, इसका नाम जो है वह सुधा ने रखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देख पाते हैं चंदर को, जो कि वह प्रीति से राहिल के बीच की नज़दीकियों को नोटिस कर रहा था, लेकिन उसके अंदर जलन नहीं थी। और प्रीति कहती है कि एक बार अगर मैं तुम्हारे अंदर जलन देख लूँ ना, तो मैं समझ लूँगी कि तुम ना मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन चंदर कहता है कि इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। दूसरी तरफ पास्ट के सीन में हम देख पाते हैं 2 दिनों के लिए यहाँ पर चंदर अपने घर आता है। तो वह आते ही यहाँ सुधा को सबसे पहले हक कर लेता है, क्योंकि वह 2 दिनों के बाद मिले थे और एक दूसरे से कंटिन्यू बात कर रहे थे। इन दिनों में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दूसरे से 2 महीने से न मिले हों, जिस वजह से वह एक दूसरे को ढेर सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद चंदर जो है वह सुधा को कॉफ़ी बनाना सिखाता है। यहाँ पर चंदर को कॉफ़ी जो है वह अलग अलग तरीके से बनाना आता है और वह खुद के हाथ की कॉफ़ी को पीता है, इसलिए वह सुधा को भी सिखा देता है। और चंदर को यहाँ पर सुधा के उस मुंबई वाले ऑफ़र के बारे में मालूम चल जाता है, लेकिन उसने इसके बारे में कोई बात नहीं की। जिसके बाद सुधा कोर्ट गई और वह अपनी फ्रेंड गार्गी से मिलती है। तो वह गार्गी से को सारी बातें बता देती है। वो बताती है कि चंदर जो है वह बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही स्वीट है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसी के लिए बनी है। उनके बीच एक बॉन्ड सा बन गया है और कहीं ना कहीं वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो वहीं चंदर के ऑफिस में उसके सर चंदर से कहते हैं कि उसे दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन चंदर यहाँ पर कहता है कि आप किसी और को भेज दो, क्योंकि वह फ़िलहाल भोपाल में ही रहना चाहता है। सर भी समझ जाते हैं कि चंदर जो है वो किसी को पसंद करता है। जिसके बाद चंदर जो है वह यहाँ पर सुधा और उसकी फ्रेंड गार्गी से मिलता है। गार्गी यहाँ पर चंदर को देखकर समझ जाती है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। जिसके बाद घूम फिर कर वह वापस चंदर के घर आ जाते हैं और यहाँ चंदर वह अब अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था और शायद वह उसी से शादी करने वाला था। वह उसका बचपन का प्यार था, लेकिन वह विदेश चली गई और फिर उसके पीछे पीछे मुझे भी विदेश आना पड़ा, जहाँ पर मेरे पिताजी को 35 लाख का लोन लेना पड़ा था। वो विदेश गया, वह जाकर पढ़ाई की
अमेरिका वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा के लिए गया था, लेकिन नेहा को तो कोई और ही पसंद आ गया था। यह बात जब उसे पता चली तो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की और यहाँ पर फिर से जॉब किया, लेकिन तब उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वह वापस इंडिया आ गया। लेकिन इंडिया आने के बाद उसके घर वालों ने उसे बुरी तरह से घूरा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। इसी वजह से उसने भोपाल में काम किया और सारा का सारा कर्जा जो है वह उसने खुद ही चुकाया। अब अगली सुबह यहाँ पर सुधा यहाँ चंदर को बताती है कि जो मुंबई का ऑफ़र था ना, वह टेम्परेरी सस्पेंडेड है और फिलहाल तो वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। यह सुनकर चंदर को भी अच्छा लगने लगा। उसे में धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि सुधा भी उससे पसंद करने लगी है। जिसके बाद पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि प्रीति और राहिल जो है वह घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि राहिल प्रीति से कहता है कि मैंने नोटिस किया है कि चंदर जो है वह अभी भी किसी की यादों में खोया हुआ है। तब यहाँ प्रीति जो है वह राहिल को सुधा के बारे में बताती है कि चंदर जो है वह एक लड़की सुधा से प्यार करता था और शायद वह अभी भी उसे चाहता है, और मैं कभी भी उस सुधा को कभी भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करूंगी। दूसरी तरफ पास्ट में चंदर और सुधा की नज़दीकियां जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट के सीन में एक दिन प्रीति जो है वह चंद्र से पूछती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं हिम्मत कर रही थी, लेकिन आज पूछ ही लेती हूँ। प्रीति कहती है कि अगर सुधा तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारा क्या रिएक्शन क्या होगा। चंद्र यहाँ प्रीति से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि चंद्र ने प्रीति को ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया था कि जो प्रीति को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुंबई जाने के लिए वो ऑफ़र जो है वह 3 हफ्ते के लिए है। 3 हफ्ते तक यहाँ सुधा को सोचने का मौका दिया जाता है और इसलिए सुधा चाहती है कि वह चंद्र के साथ कहीं घूमने के लिए जाए। इसलिए यहाँ सुधा जो है वह चंद्र और खुद की अंडमान की टिकट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट के सीन में चंद्र की मुलाकात कुशल से होती है, जो कि उसे भोपाल में मिला था। और जब वह दोनों साथ में थे, मतलब कि सुधा और चंद्र, तब कुशल उसे मिला था। लेकिन आज कुशल जब चंद्र से सुधा के बारे में पूछता है तो अचानक से चंद्र को सुधा की याद आ जाती है। फास्ट के सीन में जब चंद्र सुबह सुबह उठता है तब उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि आज उसकी माँ जो है वह उसके घर आ रही है। और यह मैसेज देखने के बाद तो यहाँ सुधा और चंद्र पूरी तरह से डर जाते हैं। तब सुधा यहाँ पर पूरी पैकिंग करती है और गार्गी के घर जाने का प्लान कर लेती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आगे करना क्या होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके दरवाजे पर चंद्र की माँ आ चुकी थी और चंदर यहाँ पर सुधा को बताता है कि यह उसकी दोस्त की फ्रेंड है। लेकिन चंदर की माँ तो झट से समझ जाती है कि चंदर जो है वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुधा ने हुडी पहनी हुई थी, वो चंदर की ही है और अब वो सब कुछ समझ चुकी है। बचा कुछ डाउट यहाँ पर चंदर की मेड ने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि वो जब यहाँ पर आई थी तो उसकी बातों से चंदर की माँ को समझ आ गया था कि वह दोनों बहुत ही दिनों से रह रहे हैं। और अब थोड़ी देर के बाद ही सुधा जो है वह यहाँ से चली जाती है और अब चंदर भी ऑफिस के लिए निकलता है। चंदर यहाँ सुधा से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं माँ से क्या बोलूँ, क्योंकि उन्होंने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। ऐसे में मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है कि मैं अपनी माँ को समझा सकूं। जिसके बाद चंदर की माँ चंदर की मेड से बात करती है। वो कहती है कि यह दोनों एक दूसरे के साथ कितने दिनों से रह रहे हैं, लेकिन मेड यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर यहाँ पर चंदर की माँ पूछती है कि क्या चंदर खुश है, जिस पर कि मेड ने कहा था कि वह बहुत खुश है, रोज़ सुबह उठकर गाना गाता है। जिसके बाद सुधा जो है वह वापस गार्गी के घर आ जाती है। घर आकर उसने चंदर के बारे में बताया और तो और चंदर के माँ के बारे में भी बताया कि दोनों बहुत ही स्वीट हैं। तब गार्गी कहती है जब सारी चीज़ें इतनी क्लियर हैं तो तुझे तो चंदर से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सुधा कहती है कि मैं नहीं कर सकती, मैं अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सुधा के पास फिर से उसके सर का कॉल आता है। वह कहते हैं कि एक फ़ाइनल कॉल है जहाँ मुंबई का ऑफ़र जो है वह अभी भी तुम्हारे लिए है। पर सुधा कहती है उसे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन अब सुधा के पास सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंदन के लिए भी एक ऑफ़र आता है जहां उसका प्रमोशन हो रहा था और उसे दिल्ली भेजा जा रहा था। लेकिन चंदन जो है वह डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जिस तरह से सुधा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है वैसे ही यहाँ चंदर भी उसे छोड़कर नहीं जाने वाला। और अब चंदर जब घर वापस आता है तो उसकी माँ ने यहाँ पर अंडमान की वो टिकट देख ली थी, जिससे कि वह अब यहाँ चंदर से ढेर सारे सवाल पूछना चाहती है, पूछना स्टार्ट करती है आखिरकार वह दोनों कहाँ जा रहे हैं। जिस पर चंदर बताता है कि आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों बस दोस्त हैं, थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद चंदर ने यह सारी बातें सुधा को बता दी थी। उसने बताया कि मैंने माँ को कुछ भी नहीं छुपाया, तुम जैसे मेरे घर आई हो लड़ाई करके वैसे ही मैंने अपनी माँ को बता दिया था। हालांकि मैंने यह भी बताया है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पर सुधा कहती है कि एक काम करो,
तुम्हारी माँ जो है वह अभी भी तुम्हें लड़कियों से मिलवाएंगी, तो तुम ना लड़कियों से मिलो ताकि तुम्हारी माँ को यह यकीन हो जाए कि हमारे बीच में ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सुधा की बात यहाँ चंद्र मान लेता है और फिर वह अलग अलग लड़कियों से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत सारी लड़कियों से मिलता है, लेकिन सारी लड़कियों को उसने रिजेक्ट कर दिया था और यह सारी बातें जो हैं वह चंद्र सुधा को अक्सर बताता रहता है। हालांकि सुधा को भी बुरा लगता है कि चंद्र जो है वह लड़कियों से मिल रहा है, शायद उसे कोई पसंद आ ना जाए, इसलिए वह थोड़ी डर रही थी। आगे हम देखते हैं चंद्र की माँ एक बार फिर से चंद्र से बात करती है। वो कहती है, तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है? मुझे पता है तुझे वही लड़की पसंद है, मतलब कि सुधा। तब यहाँ पर चंद्र कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और वह एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तब चंद्र की माँ कहती है कि जब इतनी सारी चीज़ें क्लियर है तो तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन चंद्र कहता है कि वो यह नहीं कर सकती, वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसका करियर है, वह अपनी माँ के साथ रहना चाहती है और उसे नहीं पता कि उसे सुधा के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। तब चंदन की माँ कहती है कि ऐसा तेरे साथ पहले भी हो चुका है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। यहाँ प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि एक अंकल जी की एंट्री होती है और इन अंकल जी को यहाँ पर चंदर और प्रीति जो है वह बहुत मानते हैं, क्योंकि इस मुसाफिर कैफ़े को खोलने के अंकल जी ने उनकी बहुत मदद की है। वह बिल्कुल उन्हें फैमिली की तरह मानते हैं। पर अंकल यहाँ पर दोनों को बताते हैं कि वह कैलिफोर्निया जा रहे हैं, उनका घर जो है वह मैं चाहता हूँ कि आप लोग रख लें और उसे रेजिडेंसी के रूप में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंकल उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुधा जो है वह अपने घर पर रतलाम चली जाती है, लेकिन घर जाने के बाद यहाँ सुधा की माँ को भी चंदर के बारे में मालूम चल जाता है कि तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई पसंद है। तब यहाँ पर सुधा जो है वह चंदर के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। वो यहाँ पर चंदर की फ़ोटो भी दिखा देती है। तब यहाँ पर सुधा की माँ भी सुधा को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि तुम्हारे ज़रूर कुछ करियर होंगे, तुम्हारे सपने होंगे, लेकिन अगर लड़का अच्छा है तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब तुम उसके साथ रहने लगोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि सपने जो हैं वह छोटे रह सकते हैं, लेकिन किसी का साथ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सुधा अपनी माँ की कोई बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकती। उसने जो सपना देखा है वह पूरा करके रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुधा जो है वो यहाँ पर चंदर से मिलने के लिए उसी के ऑफिस में चली जाती है और ऑफिस में चंदर यहाँ पर सुधा को बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन ऑफिस वाले मुझे दिल्ली भेज रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। और साथ ही चंदर कहता है कि मैं तो यह जॉब भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कैफ़े खोलना चाहता हूँ, मसूरी जाना चाहता हूँ और पहाड़ों के ऊपर ही उस कैफ़े को खोलूँगा, क्योंकि वही मेरा सपना है। तो जब कैफ़े की बात निकलती है तो अब चंदर जो है वह सुधा को अपने कैफ़े के बारे में बताता है कि उसका कैफ़े कैसा होगा। यहाँ पर चंदर कैफ़े के बारे में बता रहा था तो उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। तो यह देखकर सुधा कहती है कि अभी हमारे पास टाइम है, हम अभी भी अंडमान ना जाकर मसूरी जा सकते हैं और वहाँ जाकर तुम्हारे कैफ़े के लिए एक अच्छी सी जगह देख सकते हैं, क्योंकि यह सपना पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तब दोनों ही प्लान बनाते हैं कि कुछ ही देर बाद वो लोग मसूरी की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही मसूरी पहुंच जाते हैं और अब वो एक कमरे में रुकते हैं। जी, यह कमरा जो है वह उन्हीं अंकल का था। वो कहते हैं कि हम दोनों शादीशुदा हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अंकल जी के साथ जो औरत रहती है उन दोनों ने भी शादी नहीं की है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट के सीन में सुधा को, जो कि मुंबई में है और अब उसका खुद का लॉ फर्म है और अब वह जल्द ही सिंगापुर शिफ्ट होने वाली है, लेकिन वो चाहती है कि एक बार मुसाफिर कैफ़े घूम कर आए, एक बार यहाँ चंदर से मिल के आए। जिसके बाद पास्ट के सीन में चंदर और सुधा जो है वह मसूरी में एक कैफ़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें एक परफेक्ट लोकेशन मिल जाती है, इसके बदले में वह पूरा मसूरी घूमते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुधा जो है वह पहली बार पहाड़ों में आई है और पहली बार आते ही उसे पहाड़ों से प्यार हो गया था। सुधा कहती है कि तुम्हारा जो सपना है, इस सपने को देखकर किसी को भी तुम्हारे सपने से प्यार हो सकता है। और चंदर कहता है कि सुधा भी यहीं पर रहे ताकि वह उन दोनों यहीं रहकर मुसाफिर कैफ़े चलाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुधा जो है वह चंदर को कुछ बताना चाहती थी। सुधा यहाँ चंदर को बताती है कि मुंबई का जो ऑफ़र है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, लेकिन अब और कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर सकती। मुंबई जाएगी और अपना सपना पूरा करेगी। यह देखकर चंदन को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सुधा ने उसे यह बात पहले नहीं बताई थी और अब अचानक वही उसे यह बात बता रही है। इसी वजह से चंदन को बहुत बुरा लगता है। यहाँ प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि अंकल जी जो है वह हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वह चंदर को समझाते हैं कि तुम्हें सुधा को भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब प्रीति ही तुम्हारी दुनिया है। और वह यहाँ पर चंदर को एक अंगूठी देते हैं, जो कि यहाँ पर उनकी पार्टनर की होती है। अंकल जी चाहते हैं कि वह प्रीति को प्रपोज करे और वह दोनों हमेशा
हमेशा साथ हो जाएं। जाते जाते अंकल जी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि वह भी प्रीति और चंदर को फैमिली मानते थे। इसी वजह से उन्हें बहुत दुख हो रहा था। जिसके बाद पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि चंदर और सुधा जो है वह वापस भोपाल आ चुके थे और यहाँ पर चंदर बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और वह ना तो दिल्ली जाने वाला है और ना ही जॉब में जाने वाला है। चंदर कहता है कि वह तुम्हारे साथ मुंबई जाएगा, जहाँ तुम अपनी जॉब करना और वहाँ जाकर वो अपनी भी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेगा। लेकिन वह सुनने के बाद यहाँ सुधा का दिमाग खराब हो जाता है। वो यहाँ पर चंदर को बहुत डांटने लगती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम अपने सपने को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तुम्हें मसूरी जाना चाहिए, वहाँ कैफ़े खोलना चाहिए और अगर यही नहीं कर सकते हो तो तुम्हें दिल्ली जाना नहीं चाहिए। लेकिन चंदर कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहना मेरा एक सपना है, तो उस सपने को भी तो मुझे पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ सुधा बिल्कुल नहीं चाहती कि वह मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करे। थोड़ी देर के बाद सुधा बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह सुनने के बाद चंदर तो खुश हो जाता है। वह कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी का नाम सुनते ही सुधा का दिमाग खराब हो जाता है। वह कहती है कि तुम्हें पता है मुझे शादी से नफरत है। लेकिन यहाँ उनके बीच में झगड़ा होने लगता है और सुधा फिलहाल यहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट के सीन में एक दिन अचानक से मुसाफिर कैफ़े में यहाँ सुधा आ जाती है और उसे देखकर यहाँ पर प्रीति जो है वह पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। प्रीति को जिस चीज़ का डर था, आज वह डर जो है वह उसके सामने आ चुका था। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करती हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जानती हैं। यहाँ पर सुधा ने भी प्रीति के बारे में पता कर लिया था, इसी वजह से दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। प्रीति बताती है कि चंदर जो है वह कल सुबह यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन सुधा कहती है कि वह बहुत टाइम से मुसाफिर कैफ़े आने का सोच रही थी। 3 बार उसने रिजर्वेशन करा चुकी थी लेकिन तीनों बार कैंसिल भी करवा दिया था। प्रीति यहाँ पर सुधा से कहती है कि चंदर जो है वह आज भी तुम्हें पसंद करता है। लेकिन यह सारी बातें सुनने के बाद अब सुधा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। लेकिन प्रीति कहती है कि तुम्हें एक बार चंदर से मिलना ही होगा क्योंकि चंदर भी चाहता है कि वह तुमसे मिले। जिसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर कि सुधा बताती है कि वह टेस्ट जो है वह गलत हो गया था। लेकिन सुधा जो है वह अभी भी चंदर से झगड़े कर रही थी क्योंकि उसने शादी की बात निकाली। क्योंकि जब उसे पता है कि वह प्रेग्नेंट है तो मेरे सपने क्या सारे मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चंदर भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है, तुम्हें अपने सारे सपने पूरे करने हैं, लेकिन मेरा सपना है तुम्हारे साथ रहने का। चंदर कहता है कि अगर मैं अपने सारे सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो मेरी बातों को भी समझो। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। लेकिन सुधा साफ शब्दों में कह देती है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती और मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे आओ, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने सपनों को पूरा करो। प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि प्रीति जो है वह सुधा को एक कमरा दिलाती है जहाँ पर कि आज रात वो रुकने वाली थी। लेकिन प्रीति को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कल वो होने वाला था जिस चीज़ का प्रीति को हमेशा से ही डर रहा था। इसी वजह से वह तो थोड़ी उदास थी। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि चंदर और सुधा के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। सुधा जो है वह चंदर की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी और अब वह चंदर के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो उसका घर छोड़कर चली जाती है। चंदर उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे शायद ही कभी भूल पाएगा। तो सुधा कहती है कि प्यार वो भी करती है लेकिन वह अपने सपनों से पीछे हटना नहीं चाहती। यह बात उसने अब सबसे पहले ही दिन बता दी थी। जिसके बाद सुधा जो है वह चंदर को छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि चंदर जो है वह वापस आ चुका था और प्रीति ने चंदर को बता दिया है कि सुधा यहाँ आ चुकी है। यह बात सुनकर चंदर यहाँ प्रीति से कहता है कि वह सुधा से नहीं मिलना चाहता, लेकिन प्रीति उसे समझाती है कि तुम्हें एक बार तो सुधा से मिलना ही होगा। तब चंदर प्रीति की बात मान लेता है और सीधा सुधा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को 8 साल के बाद देख रहे थे, जिस वजह से दोनों के आंख में ही एक अलग तरह की खुशी थी। पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुधा घर वापस आ चुकी थी। घर आने के बाद चंदर के ढेर सारे कॉल आते हैं लेकिन सुधा ने एक भी कॉल नहीं उठाया था। हमें पता चलता है कि चंदर ने ढेर सारी शराब पी है और इसी वजह से वो कॉल लगा रहा था। उसने सीधा लैंडलाइन पर कॉल लगा दिया जहाँ पर कि सुधा की माँ ने कॉल उठाया और अब सुधा की माँ वह समझाने लगी थी कि दरअसल में सुधा जो है वह तुम्हारी वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहती। लेकिन यहाँ चंदर को यह बात नहीं पता थी कि वह अब यह सारी बातें जो है वह सुधा सुन रही थी। चंदर ने यहाँ पर ढेर सारी बातें की थी जो कि सुधा के सपनों के खिलाफ थी। इसी वजह से यह सारी बातें सुधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह यहाँ पर चंदर को चिल्ला देती है कि तुम शराब पीकर मेरे घर पर कॉल कर रहे हो और इतनी उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो।
यह सारी बातें सुनकर यहाँ पर सुधा जो है वह चंदर को चिल्लाती है और कहती है कि यह सब कुछ यही ख़त्म हो गया, आज के बाद मुझे कभी कॉल लगाने की कोशिश मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट के सीन में अब यहाँ चंदर और सुधा एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ सुधा बताती है कि वो सिंगापुर शिफ्ट हो गई है और एक आखिरी बार इसलिए वो मुसाफिर कैफ़े आना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की लेकिन कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाई। अब सुधा जब यहाँ चंदर से बात कर रही थी तो यहाँ सुधा चंदर को देखकर समझती है कि अब शायद चंदर को कोई मिल गया है। जैसे वह पहले हुआ करता था अब वह वैसा बिल्कुल भी नहीं, वो पूरी तरह से बदल गया है। सुधा को चंदर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन लास्ट टाइम उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था उस चीज़ का दोनों को ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। सुधा बताती है कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके बीच में हमारी कहानी जो है वो इस तरह से ख़त्म होगी। तब चंदर बताता है कि पुरानी कहानी भी इसलिए ख़त्म होती है ताकि नई कहानी शुरुआत हो सके। तब यहाँ पर सुधा कहती है कि तुम्हें शायद याद नहीं होगा कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुसाफिर कैफ़े एक बार आ चुकी हूँ, लेकिन वहाँ आने के बाद मैंने देखा कि तुम और प्रीति जो है वह एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बीच में आकर इस खुशी को बर्बाद कर दूँ। जब हमारी लड़ाई हुई थी तो 3 साल के बाद मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन यह सारी चीज़ें देखने के बाद मैं वापस चली गई थी। यह सारी बातें सुनने के बाद चंदर भी यहाँ सुधा से कहता है कि दिल छोटा मत करो, मैं भी मुंबई आया था, लेकिन मुंबई में मैंने देखा कि तुम भी अपनी जॉब से अपने सपनों को पूरा करके बहुत ज़्यादा खुश हो, इसलिए मैंने तुम्हें दूर से देखा और दूर से ही सोचकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता था। और मैंने सोचा कि मैंने जिस तरह से तुम्हारे घर पर कॉल किया था और उस चीज़ को याद रखकर मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पर सुधा कहती है कि वह उतना भी बुरा नहीं था और माँ ने तो तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। साथ ही यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सुधा की माँ जो है वह अब इस दुनिया में नहीं रही और अब वह इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। वो यहाँ पर विनीत नाम की पार्टनर के बारे में बताती है जिसके साथ वह सिंगापुर जाने वाली थी। तो वही दूसरी तरफ प्रीति जब कमरे में होती है तभी यहाँ पर उसे चंदर के कोट में एक अंगूठी मिलती है और उसे देखकर प्रीति समझ जाती है कि वह उसे प्रपोज करने वाला है। तो अब फाइनली चंदर और सुधा अलग होने का टाइम आ चुका था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ पर सुधा कहती है कि मुझे एक बार यहाँ पर आना ही था, क्योंकि अगर वह यहाँ पर नहीं आती तो उसे ऐसा लगता कि कुछ ना कुछ पीछे छूट रहा है और अब यहाँ पर आने के बाद उसे सचमुच ऐसा लग रहा है कि अब पीछे कुछ भी नहीं छूट रहा। सुधा कहती है कि क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? यह सारी बातें सुनने के बाद चंदर भी कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मेरे कुछ सपने हैं जिन सपनों को मैं प्रीति के साथ रहकर पूरा करना चाहता हूँ। प्रीति के सपने भी अब मेरे सपने हैं और यह जो सिचुएशन है यहाँ मैं डिसाइड करूँगा कि आखिरकार आगे करना क्या है। और मेरा डिसीजन यह है कि मैं हमेशा प्रीति के साथ रहूँगा। प्रीति ने मेरे साथ रहकर बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और अब मैं उसे कभी भी धोखा नहीं देने वाला। उसे जो चाहिए जैसा रहना है मैं उसका सपना जो है वह पूरा करूँगा। यह सुनकर अचानक से सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रीति अब रिसेप्शन पर होती है। तभी यहाँ पर विनीत नाम का एक लड़का आता है। विनीत बताता है कि मेरा एक रिजर्वेशन है जिसमें सुधा जो है वह मेरी गर्लफ्रेंड है और उसी ने यह रिजर्वेशन कराया था, जिससे कि हमें मालूम चलता कि सुधा जो है वह अपने बॉयफ्रेंड विनीत के साथ यहाँ पर आई है। इसी के साथ यह वेब सीरीज़ यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसे आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हैं वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।